पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये होती हैं कि नॉर्मल ओवरीज एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है और जब वो पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं तो उसके ऊपर छोटी स्मॉल स्मॉल सिस्ट पर्ल का नेकलेस होता है ना, उसमें जो बॉल्स होती हैं इस तरह का ओवरीज का स्ट्रक्चर आ जाता है अल्ट्रासाउंड पे। तो अब सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि ये होती क्यों है, मतलब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो इनको इस तरफ लेके जाती हैं। कैलोरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, कार्ब्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितने फैट्स लेने हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी क्या है। मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज निल, अवेयरनेस नहीं है कि हेल्थ प्रायोरिटी है। एक्चुअली फीमेल अभी तक खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकी कि आई एम इम्पोर्टेंट, माई हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। Hello, assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum to all. हमें डॉक्टर आमना ने ज्वाइन किया है. She is a gynecologist and she has been practicing for a number of years now. So आज हमने इनको बुलाया है to talk about PCOS, जो बहुत ज़्यादा एक prevalent किस्म का एक प्रॉब्लम बन चुका हुआ है, कंडीशन है. आजकल की लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करने को आता है along with hormones and so on. So welcome डॉक्टर आमना, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच शिजा, मैं बिल्कुल ठीक. और क्या हाल है आपका? वेलकम बैक. आपका पहला शो तो बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी टिप्स दी. थैंक यू सो मच नईमा. वो मेरे लिए आज भी आपको मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं, the young girls, even the women and all of them, why, you know, पहले तो ये बता दें, बहुत से लोगों को नहीं पता होता पॉलीसिस्टिक ओवरीज है क्या सिंड्रोम. तो आप उसके बारे में थोड़ा अगर इनको बता दें, फिर बताएं कि हाउ टू प्रिवेंट इट. हाँ जी बिल्कुल. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमने लेबल कब करना है या वो चीज क्या है. तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये होती हैं कि नॉर्मल ओवरीज एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है और जब वो पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं तो उसके ऊपर छोटी स्मॉल स्मॉल सिस्ट पर्ल का नेकलेस होता है ना, उसमें जो बॉल्स होती हैं इस तरह का ओवरीज का स्ट्रक्चर आ जाता है अल्ट्रासाउंड पे. और देखने में भी अगर आप लेप्रोस्कोपी करें या ओपन सर्जरी करें तो आप देखते हैं कि ओवरीज इस तरह हो जाती हैं. तो अब सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि ये होती क्यों है, मतलब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो इनको इस तरफ लेके जाती हैं. तो उसमें सबसे टॉप पे जेनेटिक्स है और उसके बाद फिर हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा एनवायरनमेंट है और फिर हमारी डाइट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो आजकल प्ले कर रही है. फिर 2-3 चीजें और हैं. चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें. अब छोटे बच्चे चबी हैं, हम उनको बहुत खिला के बहुत मोटा करके अच्छा फील करते हैं कि बच्चा बहुत हेल्दी है, वो लेटर ऑन डेवलप करता है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस. तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कि दे कैन लीड टू पॉलीसिस्टिक ओवरीज. और इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो हम बच्चों को देते हैं, सम एपिलेप्टिक सीजर्स या इस टाइप का जो बच्चा होता है जो वो ले रहा होता है वो बहुत प्रोन होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए. तो पहले तो हमें रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए. अगर आपकी फैमिली में पीसीओएस चल रहा है तो यू हैव चांसेस कि आपको पीसीओएस हो जाएगा बहुत अर्ली एज कम्पेयर टू अदर पीपल. और अगर आप बहुत अनकंट्रोल्ड डाइट ले रहे हैं, आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है डाइट के ऊपर, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपके अनहेल्दी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप बस बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. And you know, Dr. Amna, I have noticed, because working environment with I'm in a job, and what I know कि ज्यादातर ये जो लड़कियां 9 to 5 जॉब्स कर रही है, बिकॉज वो कहती हैं कि जी whether they have kids, where they are unmarried, कि जी उसके बाद हमारे में हिम्मत नहीं होती है कि जी हम जाकर अब एक्सरसाइज करें. और फिर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स नॉर्मली दे गो जस्ट फॉर द स्नैक्स. चिकन 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 इतनी ज्यादा हो गई है, उसमें इतने हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं. दिस इज द ओनली मीट I mean, which is available in the market. Easily आपको सैंडविचेस मिल जाती हैं चिकन की and all these things. So I feel कि diet, फिर they eat more of these, you know, the sugary things, bakery products उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है. Then and then at the end of the day, 5 बजे के बाद 6 जी मैं तो घर जाके सो जाती हूँ, मैं तो थकी होती हूँ, मैं अब क्या करूँ, रात को मैं किधर जाऊँ. हमारा सोसाइटी इस तरह है, सोसाइटी ज्यादातर जहाँ पे औरतें रात को ज्यादातर वॉक अकेले नहीं कर सकती, पार्क्स इतने सेफ नहीं है.
unless you are बिल्कुल। living in some of the society, जैसे अस्करीज है, you know, they are very safe for the women. हुँ। But again, वो यही होता है कि जी घर वाले पूछ रहे होते हैं आप किधर जा रहे हो वॉक करने के, मतलब वॉक का एक वो नहीं है ना, अभी तक नहीं है, साथ को नहीं, बंदे नहीं, को ये लेके जाओ। कांसेप्ट नहीं अच्छा है ना, ये अच्छा, कि दूसरी जो बात बहुत बुरी लगती है, इवन इफ आई सी देम इन द पार्क्स दे आर वॉकिंग, नीचे ट्रैक सूट पहना होगा, ऊपर चादर की होगी। अब अच्छा चादर में तुम इस तरह हाउ यू विल वॉक योर बॉडी, आप चादर संभाल रहे हैं अपनी, वो जो लोग मैंने अब ट्रैक सूट पहन लिए, मैं तो बड़ी हैरान हाँ, होती हूँ। फिर आपको ये सारे एवरीथिंग इज लीडिंग टू पीसीओएस एंड देन टू डायबिटिक, मे बी ब्लड प्रेशर, मे बी ऑल दीज बिल्कुल जॉइंट मैं प्रॉब्लम, यही वो आपको इसी बात सारा की कुछ तरफ आ उधर रही लेकर थी जाता कि इट्स नॉट ओनली पीसीओस, इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आपको है। या पीसीओस से स्टार्ट होता है और ये आपको लेके जाता है आपके डिरेंज लिपिड प्रोफाइल की तरफ, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ, आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, आपको शुगर की तरफ, थायराइड प्रॉब्लम्स की तरफ, और ये सारी चीजें, और गॉड फॉरबिड एंडोमेट्रियल कैंसर इससे हो रहा है, क्योंकि जब आपके अंदर बिल्कुल you are हार्मोन्स right. इम्बैलेंस रहेंगे तो वो आपको अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम का या यूट्रस का कैंसर हो जाता है, मतलब इस या सिवियरिटी का लोगों को अंदाजा ही नहीं होता। तो आपकी बात बिल्कुल या सही है कि और आप ये एनवायरनमेंट देखिए जी, और देखिए आप, हमारे घरों में सब्जी पकती थी, हमारे घरों में दाल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जी रोटी जी जो आपकी अच्छी वाली आटा हाँ जो है गंदम वाला, आई मीन इट वाज द हेल्दीएस्ट डाइट। अच्छा सैलेड आप साथ खाएं। अब यहाँ पे आपको बताऊं, मेरी अपनी कुलीग भी है, उसने मुझे एक दिन मुझे, क्योंकि आई एम रनिंग नईमा कुक्स हेल्दी ब्लॉग इन इंस्टा, जिसमें यही है कि आपने हेल्दी खाना कैसे खाए। मुझे एक गुड मेरी अपनी कुलीग ने मेरे मुंह पे आके कहा, ओह यू पोस्ट अ लॉट ऑफ द ग्रीनरी एंड द सैलड्स, ये इतना घास कौन खाएगा? एंड आई वाज लुकिंग एट हर, ठीक है मैं खाऊंगी, डोंट यू वरी। यानी एक्चुअली ये सैलेड और ये चीजें आप नहीं है ना इंकॉर्पोरेट हमारे नहीं कर यहाँ, रहे अपनी डाइट। कैलोरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, कार्ब्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितने फैट्स लेने हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी रिक्वायरमेंट जी अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी क्या है। मतलब हमारी फिजिकल हम्म एक्टिविटी इज निल, यानी हम घर से बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी से बैठते हैं ऑफिस में, ऑफिस से हाँ बैठते हैं गाड़ी में, वापस आके बेड पे, बिल्कुल ठीक है। अगर हम जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो वी आर ऑल सिटिंग एट होम, हम हिल जुल नहीं रहे हैं। अदरवाइज वी यूज टू गो टू एटलीस्ट स्कूल बस तक तो हम चल के जाते थे कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो या वापसी और पे आपको या आपने स्कूल में। देखे, जब मार्केट में भी जाते हैं ना तो उनकी कोशिश होती है कि गाड़ी ना शॉप के अंदर चली जाए, मुझे तो चलना ना पड़े बस उधर। और फिर अच्छा फिर थोड़ी सी 35 क्रॉस करेगी, आए मैं मरेगी, मुझे इधर मेरे जॉइंट्स ही हाँ काम करते हैं, मेरा खाना नहीं हाँ है, आई एम हैप्पी। अच्छा वो सारा उस पे नहीं डालती है अपनी लाइफस्टाइल पे या अपनी डाइट पे, आपने अपनी जिंदगी के साथ, आप अपने हेल्थ अपनी बॉडी के साथ आपने कितनी ज्यादतियां की हैं। देन यू से कि नहीं मैं ना बस बहुत स्ट्रेस थी, मुझे मेरी सास नहीं, मुझे मेरी नंद, मेरे मियाँ ने मुझे मार दिया। अपनी अपनी जिंदगी तो सही करो ना किसी भाई बात, तो हमने अपने और ठीक स्टमक को गार्बेज बिन बना लिया, जो आता है ठूसते जाते हैं, वी डोंट केयर कि हाँ। ये इन द लॉन्ग रन हमें कितना सफर करना पड़ And सकता you है know, इसके। आप देखिए, whenever we go to the dining out, I will tell you, we go for dine out and then you find only the chicken, cheese, steak. मतलब आपकी जिंदगी में सिर्फ चिकन ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, जो हम पहले अपने जो हमारे कल्चर में था कि जी आपने वो जो गोलगप्पा, इवन द चना which have the vegetables, they have the Yes, chana, they have the yogurt, it's a healthy snack. it's a healthy इंस्टेड ऑफ snack. ईटिंग अ समोसा हाँ तला हुआ आपने आलू उसमें हाँ आपने घुसे हुए, बिल्कुल। मतलब आपकी स्नैकिंग भी कुछ मुझे समझ नहीं आती है। और फिर आपने घर में वो दाल रोटी को आपने छोड़ दिया है। आप हाँ जी अमेरिकन एंड ऑल डाइटिशियन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने शुरू कर दिया है कि प्लांट बेस्ड डाइट, go for plant based diet, even you eat peanut butter, it's better than eating that chocolate thing. So वो आप मतलब जितना आप प्लांट की तरफ जाओ ना वही आपके लिए अच्छा है खाना। जो हमारे बिल्कुल अपने एंसेस्टर्स जो है वो यही कहते थे ना कि दाल साग दे दो हमें, किसी के घर बिल्कुल जाते थे, दैट वाज अ लग्जरी। और स्पेशली बिल्कुल अगर सरसों का साग पका हो तो बहुत बड़ी लग्जरी है। एग्जैक्टली मकई की रोटी है, तो ये चीजें हमारी हमने खत्म करके हम KFC की तरफ चल पड़े, हम मैकडॉनल्ड्स की तरफ चल पड़े, हम वी वांट दीज So बर्गर्स, वी Ramna, वांट द पिज्जा। how can we identify PCOS? मतलब कि not everybody regularly पाकिस्तान में तो चेकअप कराने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, but how do you identify PCOS in your life? मतलब in a normal routine, जिस तरह हाँ facial जी hair की growth होती है या whatever. एक्चुअली इसमें यह है कि डायग्नोसिस तो गायनोकोलॉजिस्ट ने करना है इसका, लेकिन पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करती है।
पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ। बच्ची आएगी 2 महीने से पीरियड्स नहीं है, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, या कोई भी खातून आएगी इस चीज के साथ। सेकंड में जब ये है एक्चुअली मेल हार्मोन का एक्सेस प्रोड्यूस करता है ये जो डिसऑर्डर है, तो वो आपके पास आएगी फेशियल हेयर के साथ, चिन पे बाल हैं, बहुत एक्नी हो रही है, स्किन बहुत कोर्स हो गई है, इस तरह की चीजों के साथ प्रेजेंट करेगी अब पेशेंट आपके पास। तो फिर आपने रूल आउट करनी है बाकी चीजें कि इनको बाकी चीजें हैं या शी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो बाकी चीजों में बहुत सारी you mean the first symptoms is irregular periods, that's the first symptoms? Not usually. She can present as obesity, she can present with irregular menstrual cycle, she can present with infertility, she can present with only hirsutism के फेस पे बाल आ गए हैं, only acne के साथ आ सकती हैं कि बहुत दाने हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, और मतलब पेशेंट को पता नहीं होता क्योंकि ओबेसिटी को अब इतना कंसिडर नहीं किया जाता। नहीं जी, हमारे तो सारे ही फैमिली में मोटे हैं तो कुछ नहीं है, ये तो वेट कम ही नहीं होता, हम जो मर्जी कर लें। तो एक्चुअली हमने इसको सीरियस लेना छोड़ दिया है। तो छोटे छोटे बच्चे जंक्स ले रहे हैं, आप जिस बच्चे का वजन 10-12-15 किलो होना चाहिए वो 25-30 किलो का आ रहा है, मतलब 4-5-6 इयर्स की एज ग्रुप में। तो दिस इज लीडिंग टू अर्ली स्टार्ट ऑफ मेंसेस, और उससे फिर आगे बहुत सारी। कैन यू जस्ट मतलब कि आजकल नॉर्मल क्या एज है जिसमें बच्चियों को दे आर स्टार्टिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल? शिजा, नॉर्मल जो एज है अब हमने इसको 9 कर दिया है, अदरवाइज तो ये 11 से 15 था पहले, बट अब इतनी परसेंटेज में ये पीछे जा रहा है कि हमने अब 9 को नॉर्मल लेवल करना पड़ गया है, क्योंकि अब उससे नीचे हम प्रिकॉशन प्यूबर्टी कहते हैं, लेकिन ये है कि दिस इज नॉट अ हेल्दी थिंग, और वो वेट गेन की वजह से है। Why does this happen? Why does early puberty क्यों होती है? This is because of change in our genetics। बात वही फिर नईमा वाली है कि हमने अनहेल्दी चीजों को इतना अडॉप्ट कर लिया है कि वो हमारे जीन्स को चेंज कर चुके हैं। अब हमारे जीन्स में डायबिटीज, हमारे जीन्स में ओबेसिटी, हमारे जीन्स में ये सारी चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से जो हम नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये अर्ली प्रेजेंट करती है। लेट्स से कि हमारी फैमिली में अगर एक खातून को 80 इयर्स में डायबिटीज हो रही थी तो नेक्स्ट को 70 में हो जाएगी, उससे नेक्स्ट को 60 में होगी, अगर वो अवॉइड नहीं करेगी चीजों को। बट यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स अगर अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, अपने वेट को लिमिट रखेंगे, अपनी डाइटरी इंटेक को सही करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएंगे, तो यू कैन स्टे अवे टू सम एक्सटेंट फ्रॉम दीज डिजीजेस। तो ये जो चीजें अर्ली प्यूबर्टी का कोई पीसीओएस से लिंक है? जी बिल्कुल है, इट्स कनेक्टेड टू पीसीओएस। हाँ जी, बिकॉज वो बहुत लंबा पीरियड एक आपका आ जाता है जिसमें आपके हार्मोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए बॉडी के साथ, तो वो जो है ना आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन उसकी तरफ लेके जाएगा। एंड व्हाट अबाउट मेनोपॉज? मतलब अगर अर्ली बहुत ज्यादा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी हो रहा है तो फिर आपका खत्म भी जल्दी हो रहा है, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जल्दी मेनोपॉज भी हो जाता है? बिकॉज कि आपके जब हार्मोन्स इरेगुलर हैं, मेल हार्मोन आपका डोमिनेट कर रहा है, फीमेल हार्मोन्स को काम नहीं करने दे रहा, उसके फंक्शनल नहीं होने दे रहा, तो जब फीमेल हार्मोन फंक्शनल नहीं होगा तो इट विल लीड टू अर्ली मेनोपॉज। तो इसको क्या करना चाहिए? हाउ डू यू गेट ट्रीटेड फॉर दैट? क्या आप क्या सजेस्ट करती हैं? ये मैंने जैसे बताया ना, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, ठीक है, इसी तरह से इसका मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट भी है। एक चीज से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव टू चेंज अवर थॉट। हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। हमने बच्चों को जंक नहीं देना, छोटे बच्चों को हमने सप्लीमेंट्स नहीं देना उनको चबी करने के लिए, वो बहुत गोलू मोलू से लगे कि नहीं, आपने हेल्दी बच्चे को रखना है, उसकी एक्टिविटी हेल्दी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चों को शुरू से डालें। आजकल के बच्चे टैबलेट्स पकड़ते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं एंड दैट्स इट। पेरेंट्स आर हैप्पी कि बच्चा खामोश है, ठीक है। पहले बच्चे पार्क जाते थे, जिम्स जाते थे, समर कैंप्स होती थी, स्विमिंग होती थी, इस तरह की चीजें होती थी, बच्चे खेलते कूदते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, तो उनका सब कुछ नॉर्मल लेवल्स में रहते थे, हार्मोन्स और ये सब चीजें। नंबर 1 ये। सेकंड, हमें अपना जो डाइट है उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है।
जैसे आप तो नईमा आप डाइट हेल्दी कर रही हैं तो आपको अंदाजा है कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम हाँ, कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। इतने बिल्कुल। एक्सेस में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेके इतना स्ट्रेस दे रहे हैं अपने पेनक्रियास को और अपनी बॉडी को कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। आप एक एक ड्रॉप भी आप बकेट में डालते जाएंगे तो इट विल फिल ओवरनाइट। तो हम डेली एक्सेस कार्ब्स ले रहे हैं विच आर लीडिंग टू ओबेसिटी। इंटरनल सारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट आता है, फैटी लिवर होता है, लिवर डैमेज होता है, हर ऑर्गन डैमेज हो रहा है। ये सिर्फ ओवरीज को बिल्कुल अफेक्ट सही। नहीं करता है एक्चुअली। और फिर आपको दिस इज इनफर्टिलिटी में लार्ज। प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट हाँ जी, कंसीव इजीली, ये बड़ी एग्जैक्टली। प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन यू गेट मैरिड। हाँ जी। या ये आपको बड़ी जब प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने वो रिसर्च देखा है, दे आर ऑन ग्लूकोफेज, दे ईट ग्लूकोफेज 500 और वो ये कहते हैं कि दिस इज हाउ वी आर गेटिंग क्योर्ड बाय, या हाँ, एक्चुअली होता ये है कि वो फिर थोड़ा सा उसी तरफ आ जाते हैं कि ये इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इन पेशेंट्स में ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो लो होती है, ये प्री डायबिटिक या डायबिटिक की तरफ जाने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं। तो जब ये ग्लूकोफेज लेते हैं तो इनके इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, तो बाकी हार्मोन्स भी थोड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ये बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। यानी आपका इंसुलिन जो बेसल इंसुलिन है ना, मॉर्निंग का फास्टिंग इंसुलिन लेवल बेहतर होगा, तो ये चीजें बेहतर होंगी। या आपने एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो वो कॉम्बैट हो जाती हैं, आपने एक दवाई ले ली शुगर की मेटफॉर्मिन, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ये है कि आपको कैलकुलेट करनी है अपनी कैलोरीज, आपको कैलकुलेट करनी है अपने रिस्क फैक्टर्स। अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी है तो आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी अपने वेट को लूज करने के लिए। आपको स्ट्रिक्टली काउंट करना पड़ेगा अपना डेली प्रोटीन इंटेक, डेली कार्ब इंटेक, डेली फैट का इंटेक, वाटर इंटेक, आप अपनी एक्सरसाइज कितनी करते हैं, ये सारी चीजें खुद को हेल्दी रखने के लिए आपको इन सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा। और बाकी जो and I think especially for the women they have to change। अच्छा, मैंने नोट किया बॉयज या मैन दे आर वेरी हैबिचुअल कि जी हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने बाहर जिम में जाना है, पार्क में वॉक करनी है, उठते बहुत कम जाते हैं क्योंकि उनको होता है कि जी जिम्मेदारी है, घर की है, किचन को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड देन यू नो हमारे साथ कोई बंदा जाए, वी कैन नॉट डू इट अलोन। ये बातें भी मुझे लगता है इनको काफी आउटडोर एक्टिविटीज की अगर बात करूं तो उनमें ये बड़ा प्रॉब्लम बात शुरू में की थी ना एनवायरनमेंट की, वो यही थी कि वो कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है कि हमने इसको एक टैबू बना लिया है कि हमने औरत ने एक्सरसाइज नहीं करनी, उसने जिम नहीं जाना, उसने इवन अगर स्कूल कॉलेज की तरफ से कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, इट्स कंसिडर्ड अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे नहीं, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सोशल इश्यूज की वजह से अलाउ नहीं किया जाता, इस चीज को एक नॉर्म नहीं बनाया गया। बाहर के कंट्रीज में आप देखें कि हर खातून सुबह जॉग कर रही है, वॉक कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, इवन ओपन पार्क्स में वो अपने स्ट्रेचेस कर रहे हैं, सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉर्मल हेल्थी लाइफ। तो वो अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके अपनी लाइफ में, तो दैट्स द मेन रीजन। एंड ऑल्सो आई हैव नोटिस कि बहुत सी खवातीन खुद उनकी भी थोड़ा सा होता है कि जी ना, और तो उनको देखिए ये नहीं समझ आती कि अगर हम अपनी बॉडी को या अपने आप को थोड़ा सा वॉक या उसके साथ स्टेमिना बिल्ड करें अपना, कि चले वी कैन टेक द बर्डन कि हमने वो जॉब भी की है, हम थोड़ी वॉक भी करें। और मैंने नोट किया बहुत सी ऐसी भी है हमारी जो यू नो दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द हाउस हेल्प, ऑन द मेड्स, एंड दे डोंट वांट टू गेट अप और मतलब जैसे किचन में जाना, एक बार आप किचन में भी खड़े होंगे, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, यू आर कुकिंग समथिंग, यू आर डूइंग योर डस्टिंग, ये भी छोटे छोटे से आपके घर के काम जो है, इसमें भी आपकी यू नो एक्सरसाइज हो सकती है, एटलीस्ट इट्स अ फिजिकल वो। मैंने जो नोट किया है बहुत सी जो है लड़कियां इवन दे आर इन द यंग एज दे हायर मेड्स फॉर देयर किड्स इवन, कि जी बेबी सिटर हमें चाहिए, एक लड़की चाहिए जो मैं अब अपने बच्चे के पीछे नहीं भाग सकती। मतलब ये भी मुझे लगता है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना लाइफस्टाइल के, जी आप अपने हाउस हेल्प पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप खुद हिलती जुलती नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं। अब देखिए वेस्ट में जो औरत है वो बाहर से कमाती भी है, घर आके सारा अपना काम भी करती है, उनकी जिंदगी ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ से जब बाहर जाती हैं वेस्ट में, तो उनको बड़ा ट्रबल या बड़ा मुश्किल होता है कि जी हमने खाना भी पकाना है, वी हैव टू वॉश द डिशेस, वी हैव टू वैक्यूम आवर होम। अवेयरनेस है ना, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है कि हेल्थ प्रायोरिटी है। एक्चुअली फीमेल अभी तक खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकी कि आई एम इम्पोर्टेंट, माई हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीजें हैं, जब आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होती
और जब आपको पता होता है कि आप ये काम किस लिए कर रहे हैं, अब एक काम आप फिजिकल कर रहे हैं, उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आप अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं बेहतर तरीके से, दूसरा आप फिजिकली और मेंटली बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये अवेयरनेस नहीं है कि एक चीज है कि हमने मेड्स पे डिपेंड करना है। ये एक बात समझी जाती है कि फला खातून के पास मेड नहीं है तो वो बड़े बुरे हालात हैं उसके, तो ऐसा नहीं है। मतलब हम, हाँ, मैं तो गार्डनिंग भी खुद कर लेती हूँ, खुद धो लेती हूँ कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, और वो जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने काम खुद करनी होती है वो दैट्स अनदर थिंग, बट यू बर्न सम कैलोरीज, यू आर इन अ फिजिकल एक्टिविटी। तो वो जो एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे मुझे अक्सर, क्योंकि हमने हमारी अपब्रिंगिंग बाहर से, हमारे पास मेड्स नहीं, रूटीन को एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकते तुम। अच्छा डॉक्टर आमना, आपसे आखिरी पूछना चाहती हूँ, सिंस आप कह रही हैं कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड एक प्रॉब्लम है, तो हाउ डू वी फिक्स इट देन? हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? मतलब यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम, बट कोई ना कोई तो इसकी रेमेडी होती होगी ना जो हम। देखिए, जेनेटिक्स 100% ट्रांसफर नहीं होते ना, ये जेनेटिक, एनवायरमेंटल, डाइटरी सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जिन फैमिलीज में डायबिटीज होती है उसमें 100% लोगों को डायबिटीज नहीं होती। जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं, अपने शुगर लेवल्स पे चेक रखते हैं, वो सारी लाइफ इसके बगैर गुजारते हैं। और दूसरा सिबलिंग जो है वो 30s 40s में डायबिटीज डेवलप करके बैठा होता है। तो इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग। तो हमने इसको अवॉइड इसी तरह से करना है कि हमने अर्ली इस चीज पे सोचना है। बीइंग अ मदर, हमने अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देनी है, देन उनके अंदर ये चीज इंस्टिल करनी है कि फिजिकल एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने उनको गैजेट्स नहीं देने, आपने उनको उनके साथ बाहर निकलना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी सिखानी है और उनकी हैबिट बनानी है। एक दफा बच्चे की हैबिट बन जाए तो उसके बाद फिर उसको खुद समझ आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एक्टिव एंड बीइंग इनएक्टिव। तो ये चीजें हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक बहुत ट्रेंड है कि आपके फेस पे बाल आ गए हैं तो वी रन टू एस्थेटिक क्लिनिक्स। ठीक है, आप उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ते। तो you should go to a gynecologist if you are suffering from menstrual irregularities, if you are having excessive facial hair or even hair loss, सर के बाल कम हो रहे हैं, तो आपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना। You should go to get diagnosed yourself कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी मेडिकल इलनेसेस हैं जिसको हम पीसीओएस समझ के छोड़ देते हैं, जिसमें थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया है, बाकी चीजें हैं, कुछ सिवियर डिसऑर्डर्स मैंने बताया है जो इस तरह की चीजें, कुछ ट्यूमर्स हैं जो इस तरह की चीजें कॉज कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग टू बी डायग्नोज्ड ओवर द काउंटर और टू ट्रीट योरसेल्फ। You have to go to a gynecologist to get it diagnosed properly, and then she will put you on some medication, or that is the second line. First line is to change your lifestyle to decrease your weight, and I have seen in my practice patients have reduced 20 to 30 kg weight, and they have waved off their diabetes as well and living a very healthy life. तो ये आपके कॉन्सेप्ट की बात होती है कि आपको कब समझ आ गई है कि ये प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो मेरा ये मशवरा ये है कि अगर आपको फेस पे हेयर आ रहे हैं, बच्चों को कुछ ऐसे हैं, तो आप अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट ना करें। आप प्रॉपरली हार्मोन्स ठीक होंगे तो ये चीज ठीक होगी। वो फॉर द टाइम बीइंग 2-3 मंथ्स के लिए जो पहले की चीजें हैं वो चली जाएंगी, बट अगेन आ जाएगी। आप कोई वेट लॉस प्रोसीजर करते हैं, वो भी आपके अंदर चूंकि बॉडी में वो एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है, वो एक साइकिल चल पड़ा है, तो वो आप दोबारा ओबेसिटी गेन कर लेंगे। आपका वो जो वेट लॉस का या स्लिमिंग का जो प्रोसीजर था वो फेल हो जाएगा। तो बेसिक ये है कि वी शुड हैव अ कॉन्सेप्ट कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, इनफर्टिलिटी है, हर्सुटिज्म है, एक्नी है, या इस तरह की कोई चीज, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और अपना प्रॉपरली डायग्नोज कराना है और उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है। और द की इज अ हेल्दी लाइफ। Okay, thank you so much everyone for joining. Dr. Amna, आपका भी शुक्रिया. Thank you for telling us about PCOS in so much detail. इसी के साथ हमें इजाजत दें everyone, और do write to us and let us know what do you think. Allah Hafiz.
Thank you very much, Dr. Amna. Thank you.